तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गेहूं की फसल में इस समय लगने वाले रोगों की कैसे करें रोकथाम। अच्छे बाजार भाव हेतु सरसों की फसल में कटाई, गहाई और मड़ाई के समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। आंवला के फलों को सुखाकर ले रहे अच्छा बाजार भाव, एक सफल किसान से मुलाकात। प्रदेश में हमारे जिन किसानों ने गेहूं की फसल लगा रखी है, इस समय उनकी फसल बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं में होगी और मौसम में लगातार उतार चढ़ाव भी हो रहा है। इसके कारण गेहूं फसल पर पीला रतुआ रोग सहित कुछ और रोगों का प्रकोप भी देखने में आ रहा है और अगर इन रोगों का समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका सीधा विपरीत प्रभाव फसल की पैदावार पर पड़ेगा। इसीलिए पीला रतुआ रोग से गेहूं की फसल को कैसे बचाएं, आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र जिला के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर वजीर सिंह से। कुरुक्षेत्र जिले में अब की बार 1,14,000 हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई की गई है और कृषि विकास अधिकारियों या दूसरे अधिकारियों द्वारा नियमित तौर पर गेहूं की निरीक्षण की जा रही है। अभी तक कुरुक्षेत्र जिले में पीला रतुआ की बीमारी के कोई लक्षण नहीं मिले। पीला रतुआ गेहूं की बहुत अधिक घातक बीमारी है। इसके कारण गेहूं के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, लेकिन किसानों को हम संदेश देते हैं कि जितने भी पीले पत्ते पड़े वो पीला रतुआ नहीं हो सकते। कई बार देखने में आया कि गेहूं के पीले पत्ते न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण या फिर अधिक सिंचाई लगाने के कारण या कुछ वैराइटल करैक्टर हो सकता है पीला, जिससे गेहूं के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। कुरुक्षेत्र जिला कृषि उपनिदेशक डॉक्टर वजीर सिंह ने बताया कि गेहूं की फसल में पत्तों का पीला होना पीला रतुआ रोग के लक्षण है। पीला पत्ता होने के कारण फसल में पोषक तत्वों की कमी, जमीन में नमक की मात्रा ज्यादा होना और पानी का ठहराव भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि पीला रतुआ बीमारी में गेहूं के पत्तों पर पीले रंग का पाउडर बनता है, जिसे हाथ से छूने पर हाथ पीला हो जाता है। ऐसे खेतों में जाने से कपड़े भी पीले हो जाते हैं, तभी हम पीला रतुआ मान सकते हैं। यह बीमारी कुरुक्षेत्र जिले में अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। कुछ गांव में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट की गई है। यदि ऐसे लक्षण दिखाई दे तो किसान तुरंत प्रोपिकोनाजोल 25 EC नामक दवाई 200 मिली 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। यदि इस बीमारी की रोकथाम एक छिड़काव से न हो तो दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर अवश्य करें। उन्होंने कहा कि छिड़काव सही ढंग से करें ताकि दवा पौधों के निचले और ऊपरी भागों में अच्छे ढंग से पहुंच जाए। इसकी रोकथाम के लिए विभाग द्वारा किसानों को अवगत करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर जिले में पीला रतुआ की रोकथाम के लिए दवाई स्टॉकिंग की गई है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर वजीर सिंह ने कहा कि प्रोपिकोनाजोल दवाई किसानों के लिए कृषि विभाग की तरफ से 50% अनुदान पर सभी खंड कृषि अधिकारियों के कार्यालय पर उपलब्ध करा दी गई है। अनुदान का फायदा उठाने के लिए किसान अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी से परमिट प्राप्त कर सकते हैं। ये बीमारी फुट हिल्स में ज़्यादा फैलती है, J&K हिमाचल प्रदेश, वहाँ से स्टार्ट होकर और जैसे ही मौसम इसके लिए अनुकूल होता है यह मैदानी इलाकों में फैल जाती है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब में ज़्यादातर बीमारी फैल जाती है।
अपने प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई समय से की थी, वो फसल काटने की अवस्था पर आ चुकी है। लेकिन सरसों की फसल की कटाई, गहाई, मड़ाई और भंडारण करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, तभी उपज का अच्छा बाजार भाव मिलेगा। तो सरसों की फसल की कटाई, गहाई, मड़ाई और भंडारण किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। देखिए, इस समय आप देख रहे हैं कि जिन किसान भाइयों ने जो सितंबर के अंतिम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बुआई की थी, उनकी जो सरसों इस समय पकने की स्थिति में है। और पकने की जो पहचान है उसको किसान भाई स्वयं देख सकते हैं कि 75% अगर हमारी फलियां पीली पड़ जाएं और पीलापन, सुनहरापन आ जाए उस पर, तो हम देखेंगे कि ये जो पकने की स्थिति में है, तो हम जो है कटाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा समय तक उसको छोड़ देते हैं तो हमारा जो झड़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि जब हमारी 75% फलियाँ पीली पड़ने लगें, उस समय जो हमको कटाई करना है। तो कटाई करते समय भी हमको सावधानी बरतनी है, क्योंकि आजकल जो वो जो आपकी दरांती आती है उसके शार्प रहते हैं, उसके जो शार्पनर रहता है उसमें जो दांते रहते हैं, तो ऐसे उससे कटना है कि एक बार में ही कट जाए। और बार बार अगर उसको काटते हैं तो झड़ने की संभावनाएं रहती हैं। तो जो आजकल जो दरांती आ रही हैं, अच्छी किस्म की दरांतियाँ आ रही हैं, उससे ही जो कटाई करें, और जिससे पौधे कैसे भी हों, किसी भी रूप में हो, उनको आसानी से हम दरांती के माध्यम से जो है काट सकते हैं। अभी आपने देखा कि सरसों फसल की कटाई कब और किस तरह से की जाए। अब आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि कटी हुई फसल की गहाई करने के लिए खलिहान किस तरह तैयार करना है तथा थ्रेशर पर गहाई करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि सरसों के दानों को कोई क्षति न पहुंचे। और कटाई करते समय हमको सावधानी बरतना है कि कहीं हमको ढेर नहीं लगाना है। पहले उसको 2-4 दिन खेत में सूखने दें, उसके बाद में फिर आप खलिहान में उसको जो है साफ़ करके और खलिहान को अपना मिट्टी रहित कर लें, उसको पीट करके अपना सही कर लें, जिससे कि उसकी जो दरारें होती हैं, दरारों में हमारा जो सरसों है वो बेकार न जाए। क्योंकि दाना बहुत हल्का रहता है, तो जितनी भी दरारें रहती हैं उसमें सरसों का बीज चला जाता है, जिससे कि हमें आर्थिक क्षति होती है। तो उसके लिए खलिहान पक्के भी हो सकते हैं। दूसरा ये कि हम जो है खेत में ही अगर खलिहान बनाना है, तो उसके लिए जो आजकल पॉलीथीन की सीट आ रही हैं, तो प्लास्टिक का जो है त्रिपाल वगैरह लेकर के भी हम खलिहान का उसमें स्टोर कर सकते हैं। जब हमको थ्रेसिंग करना है, क्यों थ्रेसर भी आजकल हम देखते हैं कि मैनुअल भी किसान भाई करते हैं, और दूसरा जो है आजकल थ्रेसर जो आजकल आ रहा है, जो कटर टाइप के थ्रेसर है, उससे भी निकासी करते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि जब हम थ्रेसर से जो है उसकी जो थ्रेसिंग करें, तो थ्रेसिंग करते समय भी हमको सावधानी बरतनी है। एक तो जहां हम थ्रेसर चला रहे हैं वहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो उसके लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित होना चाहिए। दूसरा ये कि जब हम थ्रेसर चलाएं तो उसको ज़्यादा तेज़ स्पीड में न चलाएं। अगर हम तेज़ स्पीड में चलाएंगे, ज़्यादा RPM पे चलाएंगे, तो उससे क्या हुआ कि जो सरसों के हल्के दाने हैं वो हमारे भूसे के साथ चले जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है एक निर्धारित RPM पर चला करके, और उसको जो है जिससे कि हमारे सरसों जो दाने हवा के साथ चले जाते हैं वो नहीं जाएंगे। किसान भाई, आपने सरसों की फसल की कटाई और गहाई करके उपज प्राप्त कर ली, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि यदि उपज का भंडारण वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया गया, तो भंडारण के समय भी सरसों की उपज पे भारी नुकसान देखने को मिलता है। तब किस तरह से करें सरसों का भंडारण, आइए जानते हैं। दूसरा ये कि जब हम उसको निकासी करते हैं तो उस समय काफ़ी नमी रहती है, तो उस समय जो भंडारण हमको करना है, तो भंडारण में विशेष सावधानी बरतनी है। क्योंकि हम जैसे ही हम थ्रेसिंग करते हैं उसके बाद तुरंत भंडारित कर देते हैं, तो उससे हमारी सरसों ख़राब हो जाती है, उसमें बहुत सारी फफूंदी आ जाती है, और उससे हमारी जो सरसों में तेल की मात्रा है वो भी प्रभावित होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम उसको धूप में सुखाएं, और धूप में सुखाने के बाद में फिर उसको जूट के जो बोरे हैं, जूट के बोरों में पैक करें, और पैक करके उसको जो है आप स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर करते समय भी हमको ये सावधानी बरतनी है, जहाँ हम स्टोर कर रहे हैं वहाँ पर उस स्टोर को हम पहले साफ़ कर लें। उसको जो फ्यूमिगेंट आते हैं, फ्यूमिगेशन जो दवाएं आती हैं, जो धुम्बीकरण होता है, उस दवा से जो है उसको धुम्बीकरण कर लें, जिससे कि उसमें जो भी कीड़े बीमारियाँ हों वो अलग हो जाएंगे। और वैसे सरसों तिलहनी फसल है, तो इसमें कीड़ा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन फफूंदी आने की संभावनाएं रहती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको हम साफ़ करने के उपरांत ही उसमें रखें। दूसरा, दीवारों से हटके रखें, करीब 1.5 फुट जो है दीवारों के सहारे जो है हम सरसों के बोरे न लगाएं। क्योंकि जब बरसात होती है तो बरसात से नमी आती है, और नमी से हमारे बोरों पर नमी आ जाती है, जिससे कि हमारे सरसों में
जो फफूंदी आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इसलिए हम सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि सुखाने के बाद ही हमको स्टोर करना है। अगर हम गीली ये सरसों रख देंगे तो उससे जो है हमारा सरसों की क्वालिटी भी ख़राब होती है और सरसों भी काफ़ी मात्रा में ख़राब हो जाती है। हम देखते हैं किसान भाई बहुत सी गलती कर देते हैं, तो जहाँ गलती कर देते हैं या नीचे फर्श पर ही सामान्य तरीके से उसको स्टोर कर देते हैं, भर देते हैं, तो वहाँ पर भी नीचे से नमी आने की वजह से हमारी ख़राब होती है। तो नीचे भूसा डाल लें, भूसे के ऊपर त्रिपाल डालें, उसके बाद में रखें, या नीचे लकड़ी की सीट लगा लें और सीट लगाने के उपरांत जो उस पर बोरों को रखेंगे तो उससे, क्योंकि नीचे भी गैप रहना जरूरी है। अगर हम सीधे सीधे ज़मीन पर रख देंगे तो नीचे वाली बोरियां हमारी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि नमी के कारण, और जिससे कि हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आंवला की खेती अपने राज्य में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और जैसा कि अभी आंवला के फलों की तुड़ाई चल रही है, ऐसे में मंडी में आंवला के फलों की अधिक आवक होने से किसानों को अधिक बाजार भाव नहीं मिल पाता है और किसान अपने आंवला के फलों को औने पौने भावों पर बेच देते हैं। मगर आज हम आपको राजस्थान राज्य के एक किसान से मिलवाते हैं जिन्होंने बाजार भाव के उतार चढ़ाव के चलते खुद ही आंवला के फलों को सुखाकर बेचकर अधिक आय कमाई है। तो देर किस बात की है, चलिए मिलते हैं शाहपुरा जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान प्रदीप व्यास से और जानते हैं इनके अनुभवों को। तो किसान भाइयों, जैसे आंवले की फसल तैयार होती है तो उसमें आंवला एक तो कच्चा नहीं हो, उस हिसाब से उसकी तुड़ाई करवाए। जैसे फर्स्ट ग्रेड का आंवला होता है तो बढ़िया एकदम, जिसमें कि कोई दाग धब्बे न हो, ऐसे को तो हम मंडी में बढ़िया बाज़ार में मिल जाता है, बिक भी जाता है ये, और उसका मुनाफा मिल जाता है। और जो हल्का होता है उससे थोड़ा, जैसे दाग धब्बों का है, तो इसको हम उबालने में काम में ले सकते हैं, तो इसका मुनाफा हमें अच्छा मिल जाता है। तो आप किस प्रकार से आंवला के फलों को गर्म करके सुखाएं तथा फलों को उबालते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं इन्हीं से। तो किसान भाइयों, अगर हम इसे सूखा आंवला तैयार करते हैं तो उसके लिए अपने को जो प्रक्रिया है वो बताएं आपको कि आंवला आता है तो उसको एक तो सिल्वर के बर्तन में ही उबालें और आंवला जितना बर्तन में डाल लें वो डूब जाए, इतना ही पानी डालें उसमें और फिर उसको गर्म करें, उबालें। जैसे वो इतना उबल जाए कि अपने आप पे हाथ से खुल जाए तो उसकी गुट्टी तो निकाल लो बाहर और गुट्टी तो अलग कर दो और उसको धूप में सुखा दो। किसान भाइयों, इसमें एल्युमिनियम के बर्तन में ही उबालें, क्योंकि इसमें लोहे का बर्तन अगर काम में लेते हैं ना तो इसका कलर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा, और इसका जो एल्युमिनियम के बर्तन में उबालते हैं ना तो उसका कलर गुलाबी आएगा, तो उसका मुनाफा अच्छा मिलेगा मार्केट में। आंवला के फलों को अधिक नहीं उबालना चाहिए। यदि आप इनको ज्यादा उबाल लेंगे तो आंवला के फलों की कलियां सही तरह से नहीं उतर पाएंगी। तो इसको उबालने की प्रक्रिया है जो, एक तो इसमें पूर्णतया ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा न उबाले ताकि वो लूज ना हो जाए ज़्यादा, तो उसके आराम से गुड़ जैसे कली होती है ना उसी तरह से उसको उसी टाइम पे निकालें और उसको गुठली को निकाल के और प्लास्टिक के जो ये होते हैं ना कट्टे वगैरह, तिरपाल, उन पे सुखाए इनको और 1-2 रोज़ पे इन पे पलटी मारते रहे ताकि ये एक जगह इकट्ठा ना हो और एक एक कली निकल जाए इनके आराम से। तो इससे इसका कलर भी बढ़िया रहेगा और
वजन में भी सही रहेगा। तो इसको जैसे ये तैयार होता है तो अपन जैसे इकट्ठा करते हैं, इसको 8-10 रोज में तैयार हो जाता है ये। आंवला के फलों को भली भांति सुखाकर ही बाजार में बेचें ताकि फल लंबे समय तक खराब नहीं हो और आपको अधिक बाजार भाव मिल सके। तो किसान भाइयों, इसमें जैसे भी अपन स्टोर में इकट्ठा करने की तैयारी करते हैं तो उसमें एक तो अपन उठा के देख लें उसको, भाई ये जैसे एकदम खुला खुला और बजने लग जाए तो उस टाइम पे इकट्ठा कर लें। और ज़्यादा इसको रखने से क्या है कि आर्द्रता के हिसाब से मौसम के अनुकूल देख लें, भाई ज़्यादा मौसम ख़राब है तो उसमें नमी में ज़्यादा ब्लैक पड़ जाएगा ये, तो इसको उसी के हिसाब से ले, एकदम खुला महसूस हो जाए उठा के एक बार बजा के देख ले भाई कि ये बज रहा है तो इकट्ठा कर ले उसको। किसान भाइयों, आंवला के फलों को कई दिनों तक सुखाकर सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं और बाजार में अच्छा मूल्य मिलने पर बेच सकते हैं। किसान भाइयों, यदि ये आंवला के फलों को बाजार में बेचते हैं तो उन्हें 6 रुपए प्रति किलो बाजार भाव मिलता है, लेकिन ये फलों को सुखाकर बेचते हैं तो इनको 5 किलो ताजे फलों को सुखाने पर 1 किलो सूखा आंवला प्राप्त होता है और इन सूखे हुए आंवलों का बाजार भाव मिलता है 55 से 57 रुपए प्रति किलो। यदि किसान भाइयों आंवला के फलों को सुखाकर बेचने की बात करें तो 5 किलो आंवला से 1 किलो सूखा आंवला बनाकर तैयार होता है। बाजार में ताज़ा आंवला 6 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदने पर इन्हें 5 किलो आंवले का खर्च आता है 30 रुपए। इसके अलावा फलों को गर्म करने के लिए ईंधन, सुखाना, मजदूरी इत्यादि पर कुल खर्च आता है 10 से 12 रुपए। इस प्रकार से आंवला के फलों को सुखाकर बेचने पर प्रति किलो कुल खर्च आता है 40 से 42 रुपए। किसान भाइयों, आंवला के फलों को सुखाकर बेचने पर इन्हें 55 से 57 रुपए मिलते हैं। यदि इस आय में से कुल खर्चा 40-42 रुपए निकाल दें तो इन्हें 14 से 17 रुपए शुद्ध लाभ मिल जाता है। तो इसको जैसे उबालते हैं उस टाइम पे एक सावधानी रखने की बड़ी बात है कि जो गुठली होती है ना उसको एकदम हटा दें। अगर इसमें सूखे में गुठली जाती है ना तो उसका बाजार में रेट एकदम कम कर देते हैं व्यापारी लोग। गर्म करके जब आप आंवला के फलों की गुठलियों को निकालते हैं तो इन्हें फेंके नहीं, बल्कि इन गुठलियों को बेचकर भी आय प्राप्त कर सकते हैं। और इनकी जो गुठली को अपन निकाल के इनको वेस्टेज न फेंके, इनको एकत्रित कर लें हो गई तो ये भी करीबन 10% वेस्टेज निकलता है इसमें गुठली का वजन तो उसको भी 3-4 रुपए किलो में ये भी बिक जाती है। आंवला के फलों की आवक अधिक होने पर इनको किसान सुखाकर बेचे तो अधिक बाजार भाव ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें जैसे भी तैयार होता है तो इसका तैयार होने के बाद में भी कई दिनों तक इसको अपन सुरक्षित रख सकते हैं और ये कोल्ड स्टोर में, वेयर हाउस में इनमें रख डलवा देते हैं तो इनका कुछ नहीं होता। जैसे भी डिमांड बढ़ती है तो इसको आराम से उचित मूल्य पे बेच सकते हैं। इस पे आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कलानवाली, जिला सिरसा के कृषक कुलदीप सिंह ने। यह टमाटर की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो कुलदीप सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। टमाटर के अंदर आप देखेंगे कि फूल आने की अवस्था चल रही है, फ्लोरिंग स्टेज चल रही है और कहीं कहीं किसान भाइयों के फल भी लगने लगे हैं। ये वही अवस्था है जिस अवस्था पे जो फल छेदक कीट है उसकी निगरानी रखना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये किसान भाइयों एक विनाशकारी कीट है। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट से टमाटर के फल काणे हो जाते हैं और टमाटर के फल खराब होने से इनका उचित बाजार भाव नहीं मिल पाता, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
पहले पत्तियों को खुरच कर खाती है और उसके बाद फल के अंदर वो प्रवेश कर जाती है। उसकी यही पहचान है कि आधा भाग तो फल के अंदर रहता है और आधा भाग फल से बाहर रहता है। यह वही समय है जिस वक्त इस कीट की हमें मॉनिटरिंग करनी है कि हमें रासायनिक दवाइयों को काम में लेना है या जैविक तरीकों का काम में लेना है। इसके लिए किसान भाइयों हमें फिरामोन ट्रैप लगानी है। फिरामोन ट्रैप के लिए हम किसान भाइयों 8 से 10 फिरामोन ट्रैप हमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें लगानी है। किसान भाइयों, यदि एक फेरोमोन ट्रैप में 8 से 10 नरकीट आकर फंस जाते हैं तो इसका रासायनिक नियंत्रण करना जरूरी हो जाता है। और आप देखेंगे कि जो ऊपर की जो पत्तियां होती है, ऊपर की आप देखेंगे टमाटर में ऊपर की 3-4 पत्तियों पे देखें, अगर आप 8 अंडे जो होते हैं वो प्रति 15 पौधे पे पाए जाते हैं, या एक लट जो होती है, एक सुंडी जो होती है प्रति पौधे पे पाई जाती है। तो इसका मतलब आप सोचिए किसान भाइयों कि ये अब जो लटों की संख्या है या इस कीट का जो आक्रमण है वो आर्थिक हानि स्तर से ऊपर चला गया, तब हमें रसायनों का छिड़काव करना है। उससे पहले किसान भाइयों हमें क्या करना है कि ट्राइकोग्रामा किलोनिस जो कि एक अंड परजीवी है, इसको हमें 50,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें 5 से 6 बार इसको लगाना है और 7 दिन के अंतराल पर इसको हमें लगाना है। साथ ही किसान भाइयों आप देखेंगे कि जिस वक्त हमने टमाटर बोया है, आप देखेंगे कि इसके बाउंड्री के ऊपर हमने ये गेंदा की फसल भी लगा दी है। इस गेंदा के फसल लगाने से ये एक ट्रैप फसल का काम करती है, जो कि चने की लट की जो वयस्क होते हैं, मादा होती है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है और उसके ऊपर ये अंडे देता है। तो इसके लिए आप किसान भाइयों ये ज़रूर करें कि जो ट्रैप फसल या आपने गेंदा की फसल लगाई है, उस फसल के जो ग्रसित जिस पे अंडे दे रखे हैं, उन फूल व जो इसके गेंदा के फूल और वो जो कलियां हैं उनको उखाड़ कर हमें नष्ट कर देना है, या फिर उन फूलों के ऊपर हमें NPV न्यूक्लियर पॉलीएड्रेसिव वायरस जो होता है 250 LE का हमें छिड़काव करना है। और छिड़काव में आप ध्यान रखें कि जब आप इसका छिड़काव कर रहे हैं तो 2% गुड़ का घोल भी इसके अंदर अपने को मिला लेना है, जिससे कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उससे तीव्र अपघटन नहीं हो। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि जो इसके अलावा अगर अभी इस अवस्था पे अगर आपको कहीं कहीं आक्रमण भी दिखे लटों का, तो स्पाइनोसेड जो 45 SC आता है उसको हम 75 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या एंडोक्सा कार्ब जो आता है 14.5 SC के नाम से आता है, उसको भी हमें 75 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें छिड़काव करना है, या एमामेक्टिन बेंजोएट जो होती है उसको 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें छिड़काव करना है। इस वक्त इस तरह आप देखेंगे कि किसान भाइयों इस फली छेदक जो कि एक बहुत विनाशकारी कीट है, इसका इसी वक्त आपने नियंत्रण या इसका मॉनिटरिंग कर ली है तो आप इससे निजात पा सकेंगे। फल छेदक के अलावा टमाटर की फसल में कई तरह के रस चूसक कीटों का प्रकोप भी देखा जाता है, जो पौधों का रस चूसकर इन्हें कमजोर बना देते हैं। भी आप देखेंगे किसान भाइयों यह वही अवस्था है जिस पर कि आप देखेंगे कि सफ़ेद मच्छर, हरे मच्छर भी इस वक्त फसलों पे पाए जाते हैं, जिससे कि आप देखेंगे कि ये क्या करते हैं कि वायरल बीमारी फैला देते हैं। जैसे पत्ती मुड़ना है, पत्तियों में कुबड़पन आ जाना है, या पत्तियां दुनिया की तरफ हो जाती है। तो इस बीमारी से हमें निजात पाने के लिए किसान भाइयों ये ध्यान करें कि जो पौधा इससे ग्रसित हो गया है उसको हमें नष्ट कर देना है, या फिर हमें इसी अवस्था पे मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हमें छिड़काव करना है। इन कीटों के अलावा टमाटर की फसल में विभिन्न प्रकार के रोग भी लगते हैं। यदि समय पर इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो टमाटर की फसल में बहुत नुकसान होता है। बीमारियों की अगर इस अवस्था पे अगर अपन बात करें, जो फ्लावरिंग या फ्रूटिंग स्टेज पे अपन बात करें, तो मुख्य रूप से इसमें ब्लाइट रोग की बहुत समस्या है, जिसको कि हम झुलसा रोग कहते हैं। ये झुलसा रोग 2-3 तरह का होता है। एक तो अगेती झुलसा जिसको अर्ली ब्लाइट कहते हैं, और दूसरा रोग है जो पछेती झुलसा जिसको कि लेट ब्लाइट कहते हैं। तो किसान भाइयों, इन रोगों के नियंत्रण के लिए आप मैंको जेब दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो यह वही अवस्था है जिस पर कि आपने को बताए गए सभी तरीकों को अगर सही समय से कर देंगे तो यह टमाटर की फसल आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगी, और अंत तक इसके आपसे आमदनी और फल मिलते रहेंगे, और निश्चित तौर पे आपकी आमदनी और आय में वृद्धि होगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सागौन की स्वस्थ पौध तैयार करने का वैज्ञानिक तरीका, चना की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।